वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर पुराने हैं तो आपको तो पता ही होगा। आज ये लास्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का, ठीक है, ई सेक्शन, जिसमें का एनर्जी पावर रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दूसरी जो नोट्स PDF और PYQs के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और कम्युनिटी पोस्ट में से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी और पावर रिसोर्सेज आर द की टू डेवलपमेंट। फॉर सेंचुरी ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन यूटिलाइजिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो एनर्जी और पावर रिसोर्स क्या है? एक डेवलपमेंट के विकास का एक की है, ठीक है। और सेंचुरी अगर ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो उनकी यूटिलाइजिंग लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म्स के लिए जो एनर्जी होता है वो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम देता है। मैन इन द हिज earlier stage of progress utilized his physical strength and used to animal as means of production। तो अगर मैन को कोई मतलब प्रोग्रेस की ज़रूरत है या यूटिलाइज फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो वो किसका यूज़ करता है? एनिमल्स का। किस टाइप से? तो एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। विद द इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर वर डिस्कवर। और जैसे जैसे इकोनॉमिक रिसोर्स आगे मतलब कि बढ़ते गए, फाउंड किया गया उनके साथ, तो क्या किया गया? डिस्कवर किया गया नए नए रिसोर्स का, ठीक है। वाइन मिल्स आर यूज्ड टू रन द मैकेनिज्म, ठीक है, मशीनस। तो यहाँ देखो कि जो वाइल्ड माइंस हैं, वाइल्ड माइंस, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? मशीनस के लिए, चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। द एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ एनर्जी बिगेन टू अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल। ओके, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जो एक्चुअली डेवलपमेंट है एनर्जी के मीन्स में, तो वो एक बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। अरे US से क्यों हो रहे? तो यहाँ हम पढ़ा रहे थे लोग, ठीक है, कि तो जो एक्चुअली डेवलपमेंट है एनर्जी के मीन्स में, तो वो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ 18वीं सेंचुरी तक चलती है, ठीक है। कोल का यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टीम एनर्जी को डेवलप करने के लिए इंग्लैंड में, ठीक है। यहाँ देखो, और सोन इट स्प्रेड इन अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। तो यूरोप के ये सारे कंट्रीज़ में भी मतलब स्प्रेड हो रही थी। एज द टाइम पास द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू प्लेस। तो जिस तरीके से टाइम पास होते गया, मतलब टाइम बीतता गया, ठीक है, समय के साथ साथ क्या हो गई कि जो डेवलपमेंट न्यू सोर्सेज की एनर्जी का वो आने लगी। कोल को रिप्लेस किस तरीके से कर दिया गया? किसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया? पेट्रोलियम की जगह। विद द पैसेज ऑफ नंबर न्यूक्लियर एनर्जी को भी डेवलप किया गया। टुडे रिसोर्स ऑफ एनर्जी और पावर इज फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो आज के ज़माने जो सोर्स है एनर्जी और पावर की, उसका फाउंडेशन जो है डेवलपमेंट की, वो और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसी रीज़न से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स को हम लोग कमर्शियल एनर्जी ऑफ सोर्स एनर्जी कहते हैं। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इनका हम बेच के पैसे ले सकते हैं, ठीक है। और देन आगे बात करते हैं इनका काम किस लिए होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए, फाउंडेशन के लिए काम आता है। देन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में। तो अलग अलग वे में क्लासिफिकेशन किया गया है। यूटिलाइजेशन के लेवल में दो तरीके के एनर्जी होते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी और एक्सेस्टेबल एनर्जी। सन रे, जियोथर्मल एनर्जी, विंड, रनिंग वाटर एक्सेट्रा, ये चीज़ें क्या हैं? सस्टेनेबल हैं, ठीक है। और वही बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और डिसइंटीग्रेटेड सब्सटेंस की, वो क्या है? एक्सेस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वही बात करते हैं यूटिलाइजेशन के वे में, तो एनर्जी को दो तरीके से बांटा गया है। प्राइमरी एनर्जी, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और रेडियो एक्टिविटी मिनरल्स आते हैं। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाइडन एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इससे क्या रिसीव होता है? हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को रिसीव करते हैं। वही बात करते हैं अगर हम लोग सिचुएशंस ऑफ द सोर्स के बेसिस में, तो द एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिप्लेटिंग एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स आते हैं। और वही अगर दूसरी बात करते हैं तो नॉन डिप्लेटिंग रिसोर्सेज, जिसमें वाटर, विंड, करंट्स, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें आते हैं। वही अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर क्वालिटीज़ के ऊपर, तो दो तरीके से बांटा गया है। तो उसमें लिविंग एनर्जी सोर्सेज और नॉन लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्लासीफाई किए गए हैं एक लिविंग में, और हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर एनर्जी, ये फ्यूल, मिनरल एनर्जी, ये सारी क्लासीफाई किसके अंदर किए गए हैं? नॉन लिविंग एनर्जी के ऊपर, ठीक है।
देन बात करें द सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो एनर्जी के सोर्स है वो उसको टाइम के बेसिस पे भी बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। कन्वेंशियल और नॉन कन्वेंशियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कौन से टाइप्स में आते हैं? तो कन्वेंशियल और सन, विंड, टाइड, न्यूक्लियर एनर्जी, हॉट स्प्रिंग्स, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी किस चीज़ की एग्जाम्पल? नॉन कन्वेंशियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, देन आगे बात करते हैं कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल लाइक मिनरल्स लाइक कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसको हम लोग फोसल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं, वो क्या है? वो एक कन्वेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है और ये एक एक्सट्रेबल रिसोर्स है। ठीक है, कोयला की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट, कोयला इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। कोयला क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोटल एस्टिमेट रिजर्व कितने किए गए कोयला को? तो 1 जनवरी 2008 से इसको फाउंड किया गया। डीप ऑफ 1200 किलोमीटर, मतलब 1200 मीटर से 26,454 करोड़ टन में। और जिसका प्रोडक्शन है टोटल वो कोयला में, तो 2007 से लेकर 2008 में 4,556,373 टन्स में। ठीक है, जियोलॉजिकली अगर हम लोग बात करते हैं टोटल रिजर्व ऑफ कोयला के, तो इंडिया में तो उसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। गोडावना सिस्टम, तो इस सिस्टम में क्या होता है? 96% के जो कोयला होते हैं, कोल होते हैं, उसको रिजर्व कर दिया जाता है इंडिया में। और 99% ऑफ द टोटल कोयला प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इंडिया में रिजर्व करते हैं अलग फॉर्म के सिस्टम में। और इस कोयले को कहाँ पाया जाता है इस सिस्टम में? तो अबाउट 20 करोड़ ईयर्स से पहले। ठीक है, गोडावना कोयल क्या है? एक रीजनल फाउंड होता है जो कि 4 रिवर वैलीज से मिलती है, जैसे दामोदर वैली, सन वैली, महानदी वैली एंड वर्धना गोदावरी वैली। ठीक है, ये याद रखना। वही ट्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं। द ट्रेटरी कोल वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द गोडावना कोल इज़ 5.5 करोड़ ईयर्स। मतलब ट्रेटरी कोल कब बनता है? तो गोडावना कोल के बाद बनता है। ठीक है, 5.5 करोड़ ईयर्स के पुराने। ठीक है, जो ट्रेटरी कोल होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोयला की बात करते हैं तो इसके बेसिस में कार्बन कंटेंट और कोयला को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है और ध्यान से देखना। ऊपर जो ज़्यादा चीज़ है उनको याद मत रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कितने टाइप के कोयला होते हैं, और तो और सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। इट इज़ द हाईएस्ट quality coal which has more than 90% of carbon content in them. It does not emit smoke on burning and gives us high heat for long time and also cooking coal and is used to smelting मेटल। तो ये एक हाई क्वालिटी का कोयला है। ठीक है, जिसको लिए 90% कार्बन कंटेंट होते हैं इसके अंदर, और इसका मतलब कि इमीडिएट ज़्यादा बर्निंग स्मोक नहीं देता, इसका हाई हीट देता है एक लॉन्ग टाइम के लिए। इसको हम लोग कुकिंग कोल के नाम से भी जानते हैं और इस मेल्टिंग मेटल्स में भी ये काम आता है। ठीक है, देन बात करते हैं बिटुमिनस में, तो इट कंटेंट 17 to 19% ऑफ कार्बन कंटेंट इन देम एंड इज रिफाइंड टू मेकिंग कोल। मोस्ट ऑफ द कोल इज बिलोंग टू दिस। ठीक है, तो 17 से 90% के जो कार्बन होते हैं ये कंटेंट होते हैं, और ज़्यादातर जो ये रिफाइन किसके? कुकिंग कोल को रिफाइन करता है। और ज़्यादातर कोयला जो है इंडिया के कैटेगरी में यही चाहते हैं। लिग्नाइट कोल की बात करें, इट इज़ कंसिडर टू बी अ लो ग्रेड कोल एंड which contain 30 to 70% of carbon content in them. It generate less heat and more smoke. It is also called brown coal. ठीक है, तो इसको कंसिडर किस लिए कहते हैं? एक लो ग्रेड कोल के जिसके कंटेंट 30 से 70% इसमें मतलब कार्बन पाए जाते हैं, और इसके जनरेटिव बहुत कम हीट को प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा स्मोक देता है। देन इसको हम लोग ब्राउन कोल भी के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन कोल। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम लोग गोडावना कोल फील्ड्स के बारे में। तो झारखंड में, तो झारखंड स्टेट पहला रिजर्व और प्रोडक्शन के कोल में आता है देश में, और इसका जो 30% ज़्यादा कोल रिजर्व होता है एक देश में, मोर देन 23%। ठीक है, तो प्रोडक्शन होता है झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कानपुर। ठीक है, कानपुर। देन आता है रामगढ़, और ये सारे मेन प्रोडक्शन रीजन स्टेट है जहाँ की रानीगंज कोल फील्ड्स मतलब आते हैं एस्टिमेटेड। द कोयला यूज्ड मेटल एंड इंडस्ट्रीज इज फाउंड इन दामोदर वैली कोल फील्ड्स। मोस्ट ऑफ द कुकिंग कोल फॉर आयरन एंड इंडस्ट्रीज इज फाउंड इन दिस रीजन। तो ज़्यादातर कुकिंग कोल कहाँ पाए थे? और आयरन एंड स्टील इसी रीजन में पाया जाता है, और ये कोयला बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और 1917 में 47% के जो कोयल होते हैं कंट्री को प्रोड्यूस करते हैं इस रीजन में, जहाँ पर ओनली 23% के 2004 में थे। ठीक है,
देन यहाँ आगे बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, तो इसमें ये प्लेस थर्ड बट फ्रॉम दी थर्ड आता है रिजर्व में। तो फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सेकेंड इंडिया है, और 50% के जो कोल रिजर्व होते हैं वो कंट्री में फाउंड होते हैं, बट इसके प्रोडक्शन 16% के कोल आते हैं। द मेजर कोल फील्ड्स नॉर्थ छत्तीसगढ़ और छिरमिक्की, कुर्सी, बिस्मन, ये झिलमिल, ये सारी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। और फील्ड साउथ छत्तीसगढ़ में हसोदा, अड़ंड, खोरबा एंड माड, रायगढ़, ये सारे फील्ड्स में साउथ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। देन अगर बात करते हैं उड़ीसा में, तो 1/4 रिजर्व होते हैं देश के कोयला पाए जाते हैं उड़ीसा में, और जिसमें कि 140.6% के, ओके। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व होती हैं एक बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र में बात करते हैं तो ये 3% का कोयला इसमें पाया जाता है, और मोर देन 9% का कोयला होता है, ठीक है, ये लिखा है। और मध्य प्रदेश में 7% का कोयला रिजर्व होता है कंट्री में बिकॉज ऑफ द, और ये जगह पे रीजन में पाया जाता है सिंगार, सोहा, कुपूर, जोहिला और उमेर, ठीक है, इतना याद रखना। वेस्ट बंगाल में 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व होता है स्टैंड, और रानीगंज इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ आगे बात करते हैं टेरेटरी कोल फील्ड्स में, तो ये कोयला कोल फॉर्म किस में टेरेटरी पीरियड में पाया था, रेजिस्टेंट ऑर्गेन, ठीक है। तो जो कोल माइंड है डारगिरी, चिरापूंज, ये सब जगह में फील्ड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अपर असम के फील्ड में नामचिक्की, नमरूंग, कोल्स, ये सारी जगह पे पाए जाते हैं, बस इसका नाम याद रखो, ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ो। और लिग्नेट कोल की बात करते हैं तो ये एक लो ग्रेड का कोल होता है जिसके हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट करता है, लेस कार्बन रहता है इसमें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, स्मोक देता है। लिग्नेट कोल को रिजर्व कहाँ है, तो लिग्नेट बेसिन की तमिलनाडु पे, और इसका 94% लिग्नेट कोल रिजर्व होता है देश में जहाँ पाया जाता है, ठीक है। कोल को नवीला लिग्नेट कॉरपोरेशन लिमिटेड माइन करता है, ठीक है। और ये कोल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। बात करते हैं पेट्रोलियम में, तो ये सारे रिसोर्सेज, पेट्रोलियम एक सिग्निफिकेंट और रिसोर्स है जिसका ब्रॉड यूटिलिटी है। इसके मॉडर्न एरा में कोई नेशन को मेंशन नहीं किया जाए एक्सटेंट विदाउट इट। पेट्रोलियम एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बल्कि रॉ मटेरियल भी है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए सेवरल टाइप्स ऑफ कमोडिटी होते हैं मैन्युफैक्चर, अलग अलग गैसीलियन, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। इसको छोड़ो। देन आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कहाँ का ऑयल का फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन, तो 5 तरीके का ऑयल का प्रोडक्शन होता है। जैसे नॉर्थ रीजन, तो ये सबसे पुराना ऑयल प्रोडक्शन रीजन है जहाँ पर डिगिंग किया था, मतलब खोद के इसके 1866 से स्टार्ट किया जाएगा कि खोद कर मतलब कि ऑयल को प्रोड्यूस कर। इट रिमेंड, मतलब ये सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन रीजन के लिए ही अबाउट इसके सेंचुरी में। और जो लार्ज ऑयल फील्ड्स है अपर असम वैली, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये इसके अंदर आते हैं ऑयल प्रोडक्शन रीजन में। और मेजर जो प्रोड्यूसर हैं रीजन की वो डिगबोई, नाहर कटाई, मोरन, रुद्र सागर, ये सारी जगह पे आ पाते हैं, ठीक है। जहाँ तक गुजरात रीजन में, तो गुजरात रीजन में कॉम्बो बेशंस और प्लेन्स ऑफ गुजरात, यहाँ पर फर्स्ट ऑयल डिस्कवर हुआ था 1958 में जिसके मेजर प्रोड्यूसर हुए हैं। और मुंबई में बात करते हैं तो ये कहाँ से सिचुएटेड है, अर्बन सी 176 किलोमीटर में नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई कोस्ट में, जहाँ पर ऑयल की सर्च किया जाता है। स्टार्टेड कब किए थे, 1975 में, जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट, इसको बनाया गया था, ठीक है। विच शिप, ये एक शिप होता है जहाँ पर वर्क कहता है कि रिग टू डिग ऑयल्स, और 80 करोड़ टन में ऑयल को रिजर्व किया जाता है, और वहीं पर क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेन लैंड थ्रू एक पाइपलाइन से, ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं आगे ईस्टर्न कोस्टल रीजन की बात करते हैं तो ये कृष्णा गोदावरी और कावेरी रीजन रिवर बेसिन से आते हैं, और ओशियन एरियाज के देयर माउथ से आते हैं। और नारिमिना, कोवेतला, ये सारी जगह पर क्या है, एक ऑयल फील्ड्स के नाम है, ठीक है। और समटाइम्स क्या होते हैं, ऑयल को एक डिस्कवर किया जाता है कहाँ से, सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो गोदावरी कृष्णा रीजन से। और बार्मिया बेसिन की बात करते हैं तो सितंबर 2019 से ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पर शुरुआत हुआ था मंगला ऑयल फील्ड से, बेसिन से, ठीक है। और 56,000 बैरल्स मतलब कि ऑयल प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, डेली। बाई 2012 के अगर रीजन से बात करते हैं 22% ऑफ ऑयल इन इंडिया, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, द क्रूड विच इज एक्सट्रेटेड फ्रॉम द ऑयल